तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए, यूजीसी नेट एंड जेपीएससी जेट का पेपर 1 का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 हमने अपलोड कर चुका है और ये आज हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, मतलब जेपीएससी जेट का पेपर 1 का, ये यूनिट 9। और इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? लोग, विकास और पर्यावरण। इंग्लिश में रहेगा पीपुल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा सिलेबस आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको नोट्स दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, और हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले ही, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। ये ज्ञान सागर ऐप है। इसी ऐप पे सारा का सारा पीडीएफ यूजीसी नेट का सब अपलोड है। और ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और दीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएंगे। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी। ऑल कोर्स में आएंगे, यहाँ से आपको परचेज करना है झारखंड ऑल कोर्स जॉब कोर्स। कितने रुपए का है? बस 25 रुपया। ठीक है, इतना सस्ता, इससे सस्ता नहीं मिलेगा कुछ भी। और इसी के अंदर झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे सबको कवर करवाया जाएगा। मतलब अगर आप जेट का अगर ये कोर्स लेते हैं तो इसमें झारखंड के सभी एग्जाम, जितना भी बड़े लेवल का एग्जाम होता है सब, ठीक है, जेएसएससी का हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी टीचर का एग्जाम हो, चाहे झारखंड टेट का हो, चाहे बीएड का हो, ठीक है, ये सारे एग्जाम इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई एग्जाम आएगा वो फ्यूचर में भी। कितने साल के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा? 4 साल के लिए 25 रुपया में। क्योंकि एग्जाम कब होगा जेपीएससी का कोई नहीं जानता है, ठीक है, या जेएसएससी का, कुछ भी एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैं यकीन देता हूं कि 25 रुपया में आप डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। ठीक है, और ये हम लोग पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे 10 यूनिट। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट और 10 गो यूनिट, मतलब 30 गो सेट रहेगा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, केवल जेट का। और बाकी सभी बहुत सारा एग्जाम का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे। ठीक है, चलिए, एंड वीडियोस भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक सरसरी निगाह में दिखा देंगे नोट्स कि क्या क्या है इस नोट्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग, ये 84 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। ठीक है, फिर पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में भी, हिंदी में भी, फिर इंग्लिश में। देन विकास और पर्यावरण, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही नोट किया गया है। देन यहाँ पे मिलेनियम विकास लक्ष्य, एमडीजी जिसको बोला जाता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हिंदी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, जो 2000 में शुरू हुआ था और 2015 में समाप्त होता है। 8 विकास लक्ष्य रखे गए थे, इसके बारे में इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, एमडीजी के बारे में। एमडीजी खत्म होते ही फिर शुरू होता है एसडीजी, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य, जो 2015 में शुरू होता है और 2030 तक चलता है, 15 साल के लिए। और इसमें जो है टोटल 17 लक्ष्य रखे जाते हैं। ये 17 लक्ष्य को भी बताया गया है, कौन कौन से 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स, इसके बारे में भी बताया गया है। फिर आता है हमारा मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन या इंटर रिलेशन जो होता है, इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, कोई यहाँ पे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हालांकि मेनली जो है हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए नोट्स रेडी किया जा रहा है। ठीक है, अपशिष्ट, यहाँ पे देखिए वेस्ट, पोल्यूशन के बारे में फिर बताया गया। फिर हमारा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में। देन आ जाता है हमारा ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, देन देखिए तो यहाँ पे आ जाता है प्राकृतिक आपदाएं और जोखिम। ठीक है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं तो फिर आ जाता है पर्यावरण कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, एनवायरमेंटल एक्ट एंड एग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है इन नेशनल स्तर, मतलब हमारे देश में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में। ठीक है,
और यह कब होता है? जब भोपाल गैस की दुर्घटना होती है 1984 में, उसके 2 साल बाद। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट फिर जागरूक हो जाती है। चलिए, फिर आ जाता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 2000 कब होता है? 8 में। ठीक है, जिसमें 8 गोल रखा गया, 8 मिशंस इसको हासिल करना, जैसे सौर मिशन, ऊर्जा मिशन, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के अवक्षय को लेकर, रियो समिट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एजेंडा 21 बीसी में आता है, उसके बाद सीबीडी आता है। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं, सब पढ़ लीजिएगा बस। नोट्स नोट्स जैसे ही खत्म होता है फिर यहाँ से आपका 50 एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, मैं पहले क्या किया कि पहले शॉर्ट में नोट्स को रिवाइज करवाया, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, और ये सारा पीडीएफ मतलब जितना भी अपलोड होगा 30 गो सेट या 300 सेट इसी ऐप पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे। पहला जाता है समपोषणीय विकास का मूल सिद्धांत। ठीक है, समपोषणीय विकास, इसको हम लोग बोल सकते हैं सतत विकास। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जो हमारा और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, मतलब हमारे लिए भी फायदेमंद हो और हमारे आने वाले जनरेशन, बाल बच्चा बुतरू जो भी होगा इन फ्यूचर में, उसके लिए भी कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी कि वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियां इससे प्रभावित ना हो। ठीक है, इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। मिलेनियम विकास लक्ष्य एमडीजी की तुल टोटल कितने गोल्स हैं? ठीक है, हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर देयर? तो देखिए, मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी मतलब समझ रहे हैं, सहस्त्रों वर्ष। ठीक है, कई वर्षों तक। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 2000 में शुरू होता है, सन 2000 में, और टारगेट 15 साल के लिए लिया जाता है कि 15 सालों के अंदर, यानी कि 2000 में शुरू हुआ तो अगले 15 साल 2015 तक हमें जो है ये 8 लक्ष्य हासिल करने हैं। इसमें भूखमरी था, जेंडर इक्वलिटी था। ठीक है, फिर विकास लक्ष्य था जिसमें मातृ जो बच्चा मर जाता है, मेटर्निटी डेथ, इन सब को बहुत सारे गोल्स रखे गए थे, सब वहां पे नोट्स में दिया गया है। तो कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 8 में। ठीक है, और जैसे ही 2015 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसको एक्सटेंड किया जाता है। जैसे डेट एक्सटेंड हुआ ना जेट का फॉर्म का, तो वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया। ये एमडीजी यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे एम के जगह पे एस कर दिया। एस मतलब सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया, एसडीजी कर दिया गया। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और 2015 से फिर 30 साल कर दिया गया, 15 साल तक बढ़ा दिया गया, और अब जो है 8 की जगह पे 17 को लक्ष्य रख दिया गया। ठीक है, चलिए, अगला आ जाता है हमारा मानव और पर्यावरण का संबंध किस पर आधारित है? ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट इज बेस्ड ऑन। तो देखिए, मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, कैसा हमारा संबंध है? पारस्परिक निर्भरता। ठीक है, म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंट हम लोग हैं पर्यावरण के साथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर देखने में भी दिक्कत होता है ना। अगला आ जाता है निर्जात के क्रियाकलाप का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो देखिए, निर्जातीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं, एनवायरमेंट को इम्बैलेंस्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, स्थानीय स्तर पर सबसे सामान्य पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? ठीक है, विच इज द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल इशू एट द ग्लोबल लेवल? ग्लोबल वार्मिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई या ओजोन लेयर? अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या होगा। मैक्सिमम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हम लोग के घरों के द्वारा भी होता है और फैक्ट्रियों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये सारे चीज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक चीज, अभी आपको इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट का और जो प्रैक्टिस लेवल का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा थोड़ा सा टफ। अभी मैं बेस मजबूत करा रहा हूँ, जो होता है ना कि जड़ मजबूत, वो जड़ अभी मैं मजबूत कर रहा हूँ।
पहले छोटे छोटे पढ़ लीजिए, क्योंकि एक के बार में जब बहुत कठिन पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको टफ लगने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें सिखाया जाता है सरल से कठिन की ओर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, यह जो है क्योटो एक शहर है जापान का, यहाँ पे 1997 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है विश्व लेवल का, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का एक कॉन्फ्रेंस समिट होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पे बल दिया जाता है, ठीक है। और खास तौर पे जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसको एनेक्चर आई में रखा गया है उन कंट्रीज को, ठीक है, जैसे अमेरिका और चाइना सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी फैला रहा है, तो उनमें ग्रीन हाउस गैसों की कम करने को लेकर ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, अपनाया गया। कब, 1997 में। नोट्स में सारा कुछ बताया गया है, ठीक। चलिए, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ। तो देखिए पेरिस समझौता जो है ना 2015 में आयोजित किया गया, ठीक है। इसको COP21 भी कहा जाता है। COP21 नाम सुने होंगे। COP21 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पेरिस समझौता इसी को बोला जाता है COP21, मतलब कन्वेंशन ऑन पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, कन्वेंशन ऑन पेरिस, कन्वेंशन ऑफ द पेरिस और 21, ठीक है। तो देखिए COP21 2015 में आयोजित की गई पेरिस समझौता, और इसमें जो है मेनली बोला गया है कि वैश्विक प्रतिबद्धता, जलवायु परिवर्तन, इन सभी टॉपिक्स पे बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो पेरिस समझौता कब हुआ, 2015 में। अगला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो देखिए ओजोन परत के अवक्षय को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित की जाती है। कब, 1987 में, 1987 को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया जाता है। ये मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है, और ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है यार, क्या नाम है जो उसका यार, कनाडा, ठीक है, कनाडा, कनाडा देश का एक शहर है मॉन्ट्रियल। वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसमें जो है ओजोन लेयर को टारगेट किया गया है कि ओजोन लेयर हमारा छेद हो रहा है, तो इसको बचाना चाहिए। और यह छेद किससे होता है सबसे ज्यादा, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। CFC गैस जो होता है, जो फ्रिज, आप जो घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, और एयर कंडीशनर गर्ल्स लोग, उसी से होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद फ्रिज बनाती है और फिर बोलती है कि नहीं फ्रिज का यूज कम करो। अरे भाई, बच्चा के हाथ में दे दीजिएगा आग और बोलिएगा कि खेलो नहीं, इसको केवल देखो तो होगा। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू होता है 1986 में। कब, 1986 में, 1986 को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये वही भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, रियो समिट कब हुआ। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको बोला जाता है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में होता है। रियो, ये जो है रियो शहर का नाम है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो, ठीक है। यहीं पे 1992 में 186 के आसपास देश आए थे, ठीक है। और हमारे भारत से भी PV नरसिम्हा राव इस समिट में भाग लेने गए थे, ठीक है, भारत से। चलिए, और इस पे क्या फोकस किया गया रियो समिट में, तो इसमें बहुत सारा एजेंडा 21 पे फोकस किया गया, सतत विकास पे फोकस किया गया, और पर्यावरण की सुरक्षा पे भी फोकस किया गया, ठीक है। तीन को मेनली इसमें फोकस किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक चीज जान लीजिए, रियो प्लस 10 होता है। रियो जो 1992 में होता है, इसके 10 साल बाद रियो प्लस 10, ठीक है, जिसको रियो प्लस 10 बोलते हैं, ठीक है। और जोहानबर्ग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, जोहानबर्ग कॉन्फ्रेंस। तो इसमें 10 साल जोड़िए तो कब होगा, 1992 से 10 साल जोड़ेंगे तो 2002 हो जाएगा। यानी कि 2002 में जोहानबर्ग कॉन्फ्रेंस होता है, जोहानबर्ग, ठीक है, जोहानबर्ग में। और जोहानबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। तो यहीं पे 2002 में एक समिट होता है इसके 10 साल बाद, जिसको रियो प्लस 10 कहा जाता है, ठीक है, रियो प्लस 10। और फिर 10 साल बाद यानी कि रियो प्लस 20, 1992 में 20 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2012 हो जाएगा। 2012 में रियो प्लस 20
कॉन्फ्रेंस होता है, फिर से रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस होता है इसी शहर में, ठीक है, और इसको Rio+20 कहा जाता है। चलिए, और ये सभी पर्यावरण को लेकर मनाया गया कॉन्फ्रेंस है। इसमें पर्यावरण के बारे में ही आपको विशेष रूप से पढ़ना है। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो सौर ऊर्जा दोबारा उत्पन्न हो सकता है, पवन ऊर्जा भी हो सकता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो है दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम झारखंड में कहाँ पे उत्पादित होता है जी? तो जादूगोड़ा का खदान जो है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जमशेदपुर से थोड़ा सा आगे 15-20 किलोमीटर, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, इन सभी में न्यूक्लियर खदान है। और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, यूरेनियम से वहाँ के आसपास के गांव में इतना हेल्थ इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना तेल लगा के सो रही है जी, ठीक है। उसको क्या मालूम है कि यूरेनियम का क्या दुष्प्रभाव होता है? वहाँ पे रहती तब ना मालूम होता। अगर आप में से कोई रह रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। वहाँ के गांव से कोई शादी नहीं करने खोजता है, ना वहाँ की लड़की कहीं बाहर में शादी कोई करता है, ना अपनी लड़की वहाँ पे कोई भेजना चाहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फैक्ट्री को बंद नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट को लाभ हो रहा है। आप जियो या मरो, उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए चलिए, और वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर, क्योंकि यूरेनियम जो है चर्म रोग का कारण बढ़ रही है, ठीक है। तो किसी का गर्भपात हो जा रहा है। चलिए, आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक उष्मा से प्राप्त होती है, ठीक है, अर्थ के इंटरनल हीट से। और आइसलैंड एक देश है जहां पे सबसे ज्यादा जो है भूतापीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट अगला है हमारा, वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? तो वायु प्रदूषण जो होता है, सबसे ज्यादा हमें श्वसन रोग होता है, और श्वसन रोग में भी सबसे ज्यादा कौन सा डिजीज होता है? अस्थमा, ठीक है। अस्थमा का रोगी जिसको हाँफने लगता है तुरंत, तो वही होता है एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है। इसके अलावा हमारा लंग्स को भी इफेक्ट करता है। अगला जाता है, जल प्रदूषण सबसे पहले किस प्रणाली को प्रभावित करती है? तो देखिए, जल प्रदूषण अगर खराब जल है तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसका सबसे कॉमन डिजीज क्या है? टाइफाइड, हैजा, ठीक है। टाइफाइड किसको किसको हुआ? अरे भाई मुझे हुआ, 1 महीना से ज़्यादा हो गया यार, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में ना काफ़ी टाइम लगता है ना, आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं भी परेशान हो गया टाइफाइड के कारण। तो गंदा पानी टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये सब टाइफाइड के कारण होता है। डायरिया हो जाएगा ना तो समझ लीजिएगा कि मर के बचे हैं, ऐसा फील होगा, ठीक है। चलिए, अगला जाता है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना, ठीक है, ये जो बनाया गया, तो इसमें कितने लक्ष्य रखे गए? इसमें 8 लक्ष्य को रखा गया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सोलर प्लान, पीस, एनवायरमेंटल, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जैव विविधता, सीबीडी मतलब क्या है? सीबीडी मतलब सी से कंजर्वेशन, बी से बायोलॉजिकल, एंड डी से डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह कब होता है? तो सीबीडी, कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी जो है, यही रियो सम्मेलन जब होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, इसी में इसको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसी टाइम इसको भी दिया गया था। अरे भाई सही रूप से लिखा हो ना यार, हाईलाइटेड नहीं हो रहा है सही रूप से। तो 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1987 नहीं, 1992, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रियो शिखर सम्मेलन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 17, ठोस अपशिष्ट का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो देखिए, जितना भी हम लोग ठोस अपशिष्ट कचरा करते हैं, इसका सबसे मेन सोर्स क्या है? घरेलू उपयोग तो है, ये है, कृषि का भी है, उद्योग का भी है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दीज। और आपको मालूम है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो होता है मैक्सिमम संभावनाएं कि यही सही हो, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। 18 नंबर क्वेश्चन है, ई वेस्ट में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ आता है? ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इसमें मेनली जो है
क्या आ जाता है, तो मेटल्स, जितने भी धात्विक सामग्री हो, ठीक है, चाहे शीशा हो, चाहे लोहा हो, चाहे पीतल हो, ठीक है, तो मेटल्स इसमें खास तौर पे आते हैं, ठीक है। चलिए, ये वेस्ट में जैसे तांबा, मतलब कॉपर, लेड, पारा, ये सब आता है, ठीक है, और ये सभी हमारे धात्विक है, मेटल्स हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं कर पाऊंगा। ध्वनि प्रदूषण की माप किससे की जाती है, तो आपको मालूम है डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण की जाती है। 65 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको शोर बोलेंगे, ठीक है, नॉइज बोलेंगे। चलिए, और अभी हमें पढ़ना है पूरा नॉइज के बारे में। नॉइज हमारे कान को हियरिंग में इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी की दूरी में झुकना। नहीं यार, ये तो मौसम परिवर्तन के लिए है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, या ओजोन परत का मोटा होना, या चुंबकीय परिवर्तन। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में, इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी शब्द का अर्थ क्या है। कैरिंग कैपेसिटी शब्द का अर्थ क्या है, तो व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि पर्यावरण संसाधन की कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेस, नहीं, वह जनसंख्या जो, जनसंख्या का स्तर, लेवल, ठीक है, जो पर्यावरण को क्षति किए बिना पहुंचाए बना रह सकती है, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल दैट कैन बी सपोर्टेड विथआउट डिग्रेडिंग एनवायरमेंट, मतलब इतना ही जनसंख्या करो कि भाई पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी में आदमी ज्यादा हो गया इसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसी को बोला जाता है केयरिंग कैपेसिटी। तो फॉलो कीजिएगा हम दो हमारे दो, ठीक है। इन फ्यूचर आप में से सब फैमिली मैन बनिएगा, और आप में से बहुत से लोग फैमिली मैन ऑलरेडी बन चुके होंगे। तो हम दो हमारे दो को फॉलो कीजिएगा, और भरण पोषण कर पाए तो 3 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन 3। चलिए, 3, हाँ 3 सही है। चलिए, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। नहीं तो 3 नहीं होगा तो फिर रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, काका का, मौसी का, ये सब रिश्ता खत्म हो जाएगा ना। तो 3 तक जा सकते हैं अगर आप भरण पोषण कर पाए तो, और नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक ही काफ़ी है। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का सामाजिक प्रभाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रवासन, माइग्रेशन होता है भाई। कहीं पे देखिए बाढ़ आ गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ, ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, या फिर मान लीजिए कहीं पे ओजोन परत छेद हो गया, तो सब आदमी वहां से भाग जाएगा, तो माइग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए, प्रवासन जिसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या है। देखिए, नए नए टर्म्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट दैट मीन्स क्या, कि किसी क्रिया द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा कितनी है, टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड बाय अ एक्टिविटी। तो जब हम कोई काम करते हैं तो कितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, इसी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। चलिए, अगला है बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। तो देखिए, बायोमेडिकल, मेडिकल से ही सुनने में आता है कि यार हॉस्पिटल जैसा, तो हाँ सिंपल सा बात है कि जो अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसी को ही बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। 25 नंबर, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है हमारा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CH4 मतलब CH4 मीथेन है ना, तो मीथेन भी है। N2 नाइट्रोजन नहीं है, बाकी N2 नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और सबसे जहरीला हम लोग मानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, ठीक है। और यहाँ पे कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन N2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। N2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। चलिए, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंडा 21 किससे सम्मिलित है। तो देखिए, एजेंडा 21 जो है सेम रियो डी जेनेरियो में जो सम्मिलित हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसी में एजेंडा 21 और CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, CBD, एजेंडा 21 और CBD, ये दोनों अर्थ समिट में आता है। अर्थ समिट कब हुआ था, रियो अर्थ समिट। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, और यहीं पे 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था,
फिर रियो प्लस 10 आया जो कि जोहानबर्ग में हुआ था 2002 में, फिर रियो प्लस 20 यानी कि 2012 में होता है, फिर से यहीं पे होता है। ठीक, चलिए। एसिड रेन का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और हमारा भारत में जो क्या है, इमारतें हैं जैसे ताजमहल, इसको भी इफेक्ट कर रहा है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई होती है, इसका मेनली रीजन क्या होता है? वनों की कटाई किस लिए होती है? तो वनों की कटाई जब हो जाती है सड़क बनाने में, चाहे फैक्ट्री लगाने में, ठीक है, चाहे कृषि के कारण, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? जैव विविधता की कमी होती है। ठीक है, कमी होती है यार, वृद्धि लिखा गया तो ये तो होगा नहीं। और मृदा अपरदन भी होता है, तो मृदा अपरदन हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे लिखा जैव विविधता की कमी, तो ये भी हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वृद्धि। तो वृद्धि तभी होगा जब जंगल लगाएंगे, कमी होता है। ठीक है, और मृदा अपरदन होता है। चलिए, बाकी तापमान में भी परिवर्तन होता है और वायु हमारी प्रदूषित होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे कौन है? सौर ऊर्जा रिन्यूएबल है। ठीक है, बाकी कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें भी खत्म हो जाएंगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय न होने वाला संसाधन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होने वाला, सॉरी समाप्त होने वाला, अक्षय न होने वाला। ठीक है, मतलब जो क्षय होने वाला। ठीक है, क्षय कौन हो जाएगा? मतलब समाप्त हो जाएगा। तो जल तो क्षय नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, कोयला खत्म हो जाएगा, पवन हवा भी कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टोटल 50 क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं जो है आपको यहाँ पे ये सब दे ही दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे ही ये हमारा टोटल 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 का, पेपर 1 में 10 यूनिट पढ़ने हैं, सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस भी अपलोड है। ये 10 यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आज हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट किया, तो फिर हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट हमारा 50 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। इतना ही वीडियो, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ाई कीजिए थोड़ा। ठीक है, देखिए फिर से मैं बोलता हूँ कि आप जो है गाइड किसी से भी लीजिएगा, 25% ही आपको गाइड कर पाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मेरा आइडियल है कि 90% गाइड हेल्प करता है, सॉरी 10% गाइड हेल्प करता है, और 90% जो है कौन हेल्प करता है? सेल्फ हेल्प, यानी कि खुद से आपको 90% हेल्प करना होगा, 10% आपको गाइड हेल्प करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने बता दिया, ज्ञान सागर ऐप यहीं पे सब मिलेगा, 4 साल तक सारा कुछ। एक बार आप विजिट करके देखिए, डेफिनेटली आपका 25 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है यार। ठीक है, बर्बाद नहीं जाएगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।